हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद 216। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग इसी में पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड रिजॉल्वेबल इनटू फैक्टर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, तो कल हम बतलाए थे कि जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग रिसॉल्व कैसे करेंगे इनटू फैक्टर में, या ओके या उसी को बोल सकते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द जनरल फॉर्म ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री बी। तो हम कल बतलाए थे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उस फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री का वो होता है ये, मतलब उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है Pn प्लस Q1 Pn-1 प्लस Q2 Pn-2 प्लस अप टू डॉट डॉट क्या हो गया Qn इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों का इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री के लिए। ओके, लेट अस सपोज दैट द इक्वेशन 1 कैन बी रिसॉल्व इनटू फैक्टर सच एज। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 उसको हम लोग क्या बोल रहा है, रिसॉल्व कर सकते हैं इनटू फैक्टर में। ठीक है, रिजॉल्व क्या करेंगे, मतलब इसको रिजॉल्व करेंगे जैसे फैक्टर में। तो ऐसे ही लिखाएगा फैक्टर में p माइनस A1 p माइनस A2 p माइनस A3 अप टू p माइनस AN इक्वल टू 0। तो इसको रिजॉल्व करना है इनटू फैक्टर में, जो ये इक्वेशन है उसको। ठीक है, तो फैक्टर जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 8 है तो 8 तो यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे तो 4 2 2 1। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 क्या है, फैक्टर है इस 8 का। ठीक है, बोल सकते हैं, है ना, फैक्टर है क्योंकि ये 8 को ये क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन का जो फैक्टर होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, रिजॉल्व किए। तो हम लोग उसको फैक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो सेम इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को रिजॉल्व करेंगे किसमें, फैक्टर में। ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा p माइनस A1 p माइनस A2 p माइनस A3 अप टू p माइनस AN इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो A1 A2 A3 ये क्या है, तो वेयर A1 A2 A3 AN आर फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, क्या ये यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, p भी कांस्टेंट नहीं है। हम कल बताए थे कि जो p होता है वो स्टैंड फॉर dy बाई dx का वैल्यू होता है, और यहाँ पे A1 A2 भी कांस्टेंट नहीं है, क्या है, फंक्शन है x का और y का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वैल्यू मिला है ये इक्वेट टू 0 है, फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p माइनस ए इक्वल टू 0 क्योंकि 0 है, p माइनस A2 इक्वल टू 0, p माइनस A3 इक्वल टू 0 अप टू कहाँ तक है, तो n तक है, इसलिए p माइनस n इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। It is evident that a solution of any one of the n equation as given in 2 is also a solution of the equation 1। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ जो सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है ये यहाँ जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन 1 का कोई एक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि इट इज एविडेंट दैट ए सॉल्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ द n इक्वेशन एज गिवन इन 2 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो ये क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा
जैसे x का वैल्यू निकालते तो x -2 है, इक्वेट टू 0 करते तो x माइनस सम वैल्यू मिलता था। ठीक है, वैसे ही क्या मिलेगा यहाँ से, जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन 1 का। ओके, तो मान लेते हैं जो हम लोगों का इक्वेशन 2 है उसका सॉल्यूशन है इस फॉर्म का है। ठीक है, लेट द सॉल्यूशन डिराइव फ्रॉम 2b। क्या है सॉल्यूशन, f1 xy c1 इक्वल टू 0, f2 xy c2 इक्वल टू 0, और n तक था तो n तक जाएंगे fn xy cn इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पे c1 c2 cn आर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब क्या कि जो हम लोग कोई वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो एक क्या मिलता है, कॉन्स्टेंट मिलता है c1 c2, और क्या मिलेगा x1 x2 भी मिलेगा। ओके, तो यहाँ c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ऑल द सॉल्यूशन कैन नाउ बी कंबाइंड इन वन सिंगल इक्वेशन एज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हम लोगों को सॉल्यूशन मिलेंगे इक्वेशन 1 2 3 और ये इक्वेशन, उसको कंबाइन करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कंबाइन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इनटू में लिखेंगे, f1 xy c1 इंटू f2 xy c2 इंटू अप टू fn xy cn इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्लियर होगा जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे उस टाइम। ओके, हियर वी फाइंड दैट द जनरल सॉल्यूशन अपीयरेंटली कंटेन्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, n टाइम तक है तो n आर्बिट्री कांस्टेंट भी मिलेगा। ठीक है, बट एज द इक्वेशन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वी एक्सपेक्ट इट इज कंटेन ओनली वन कांस्टेंट। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ n टाइम्स है। ठीक है, तो हम लोग जब एक टाइम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं प्लस c। ठीक है, बट n टाइम जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि n है, ठीक है, जो फंक्शन है n है, तो यहाँ पे n आर्बिट्री कांस्टेंट मिलना चाहिए, बट यहाँ पे ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर का है, इसलिए क्या मिलेगा, ओनली वन कांस्टेंट मिलेगा। ओके, हैंस वी कैन टेक, मतलब हम लोग इसलिए हम लोग क्या लेंगे, c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू cn इक्वल टू c, क्योंकि वन कांस्टेंट मतलब सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा c के। ठीक है, एंड वी टेक द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे देखिए c1 c2 cn था, तो सभी के लिए क्या है, c लिए हैं, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, वो हम लोग का ये मिलेगा f1 xy c, f2 xy c, fn xy c इक्वल टू 0। ठीक है, for this is no laws of generality if we assign to c any one of an infinite number of values। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है for this is no laws of generality if we assign to c any one of an infinite number of values। ठीक है, क्या करता है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होता असाइन करता है c। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझना है कि जो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड कैसे हम लोग उसको, जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे इनटू फैक्टर में। ठीक है, तो फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले, इसको रिजॉल्व करके क्या बनाएंगे, फैक्टर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p, मतलब p के फॉर्म में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं है कि सॉल्युबल फॉर x, सॉल्युबल फॉर y, या फिर क्लैरेट इक्वेशन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको, बल्कि इसको सॉल्व कर रहे हैं सॉल्युबल फॉर p। अगर सॉल्व नहीं होता है सॉल्युबल फॉर p, देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे x से, सॉल्युबल फॉर y, या फिर क्लैरेट फॉर्म लगाएंगे। ओके, तो ये जो अभी हम इक्वेशन बताएं, ये हम लोगों का हेल्प करेगा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p के लिए। ओके, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इक्वेशन लिख देगा कि लेफ्ट हैंड साइड रिजबल इनटू फैक्टर, या फिर इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p। ठीक है, तो ये हम लोगों को जो है वो लिख के दिखलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे पहले तो ये जो हम लोग का जनरल फॉर्म है nth डिग्री का फर्स्ट ऑर्डर, इसको हम लोग को हमेशा रिमेंबर करके रखना है। फैक्टर है तो हम लोग को पता है फैक्टर इस फॉर्म का होता है। ठीक है, इस फॉर्म का होता है।
अब इस इक्वल टू ज़ीरो है तो इक्वेट करेंगे विद ज़ीरो के साथ, इक्वेट किए तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से वैल्यू मिलेगा हम लोग को, ठीक है, p का वैल्यू तो मिलेगा इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ से कोई एक मतलब जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा ही, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग सारे इसका फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के लिए जो इक्वेशन 2 है इस फॉर्म, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, बट यहाँ पे ये जो है C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंबाइन लिखेंगे तो हम लोग इस फॉर्म का लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये C1 C2 Cn, इसका वैल्यू C के बराबर होगा, क्योंकि हम बताएं कि यहाँ पे C1 C2 Cn मतलब कि इसको हम लोग n टर्म तक हम लोग का जो इक्वेशन फॉर्म है इक्वेशन का वो n टर्म तक है, तो n आर्बिट्री कांस्टेंट मिलना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है इसलिए ओनली वन कांस्टेंट मिलेगा, इसलिए हम लोग सबको क्या होगा, इक्वल टू C हो जाएगा सारे कांस्टेंट। तो हम लोग जब कंप्लीट लिखेंगे तो यहाँ पे C1 C2 के पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या मिल गया, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, ये हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ओके।